घुटनों का पुराना दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, यह धीरे धीरे इंसान की चलने फिरने की आज़ादी और आत्मनिर्भरता छीन लेता है। कई मरीज सालों तक तकलीफ सहते रहते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, लंबा चलना या रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे मरीजों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर लेकर आया है एक नई उम्मीद, वर्ल्ड क्लास मैको रोबोटिक आर्म असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस एडवांस तकनीक में 3D CT आधारित प्लानिंग और रोबोटिक सटीकता का इस्तेमाल होता है, जिससे हर सर्जरी मरीज की बॉडी के अनुसार कस्टमाइज की जाती है। इम्प्लांट सही जगह पर लगता है, हेल्दी हड्डियां और टिश्यू सुरक्षित रहते हैं, दर्द कम होता है और रिकवरी भी तेज होती है। मतलब कम तकलीफ, ज़्यादा सटीकता और जल्दी वापसी आपकी एक्टिव और स्वतंत्र जिंदगी की ओर। हमने यहाँ पर ऑर्थो रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम, जो कि आप देख पा रहे हैं, रोबोट यहाँ पे रखा हुआ है डमी, जो कि मेको रोबोटिक सिस्टम द्वारा संचालित होगा, का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। यह पहल हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके तहत हमने क्षेत्र में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं मानेसर रीजन में इस क्षेत्र में पहुंचाने का काम निरंतर प्रयासरत रहा है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित लांबा, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, जो इस अत्याधुनिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करेंगे। श्री अभिजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में हमारा संस्थान निरंतर उत्कर्षता की दिशा में और मरीजों के हित में आगे बढ़ रहा है। और श्री अजय महाराज, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, PR एवं कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी संचार और जनसंपर्क रणनीतियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये है हमारा मेको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सिस्टम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें फायदे हमें क्या मिलते हैं कि जो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, यानी कि मिलीमीटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें मिलती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि पेशेंट को पेन और स्वेलिंग कम रहती है सर्जरी के बाद। इसी कारण से हम हॉस्पिटल स्टे को भी शॉर्ट कर पाए हैं। बाहर की कंट्रीज में इवन डे केयर सर्जरी, यानी कि जिस दिन सर्जरी हो उसी दिन शाम को घर वापस भेज देने का भी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया है। किसी दिन हम भी इसको टारगेट कर रहे हैं कि हम भी इस पे पहुंच सकते हैं कि अगर एक साइड की नी रिप्लेसमेंट या एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट किसी का हो रहा है तो उसके बाद इवन ऑन द डे ऑफ सर्जरी या डेफिनेटली नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी वो घर जा सकते हैं। अभी हमारे क्योंकि पेशेंट्स को पेन और स्वेलिंग कम है, कंफर्ट ज्यादा है, रिकवरी फास्टर है, तो हम अपना हॉस्पिटल स्टे भी शॉर्ट कर पा रहे हैं, तो पेशेंट जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। ये कुछ सर्जरी के पिक्चर्स हैं जिसमें हम किस तरह से सर्जरी के दौरान इस ट्रैकर की मदद से घुटने को पूरा पेंट कर रहे हैं, पूरा उसकी एक पिक्चर बना रहे हैं, जो कि सर्जरी के पहले के 3D मॉडल से कंपेयर करके हमें एक डेफिनेट प्लान देता है। ये कर देने के बाद अब ये जो है, ये है एक रोबोटिक आर्म। ये रोबोटिक आर्म सर्जन के कंट्रोल में है। इसी के साथ में हम जो सर्जरी के टाइम पे बोन कट्स लगाते हैं, और ये पिक्चर हमें बाद में सर्जरी के बाद में मिलके आती है। ये जो हम देख पा रहे हैं, इसमें सर्जरी के पहले की डिफॉर्मिटी के कंपैरेटिवली अब हम सिर्फ 0.5 से 1 डिग्री के वायरस, जो कि एक नॉर्मल घुटने की अलाइनमेंट होती है, उसको अचीव कर पाए हैं। और ये हम किसी भी कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि बिना रोबोट के, ये पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि कि हमने पूरा करेक्शन कर दिया है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ इसी सिस्टम से आता है। कब सर्जरी करानी चाहिए ये बताइए, जैसे दर्द थोड़ा सर्जरी से बहुत पहले एक कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। अगर आपको अर्ली एज में, यानी कि 40-45 साल की उम्र में भी घुटनों का दर्द रहता है, दिक्कत रहती है, आप सुबह सो के उठते हैं, उसमें आपका घुटना मोड़ने में, सीधा करने में आवाज आती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्टिफनेस लगती है, तो ये आपके अर्ली साइंस है कि घुटनों में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो रही है। उस स्टेज पे अगर हम दिखा दें डॉक्टर को, अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को, और हम एक प्रोफेशनल एडवाइस लें, तो हमें सर्जरी थोड़ा ना बताई जाएगी। तब हमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि क्या तरीके हैं और उससे अपने घुटनों को बचा सके। अर्ली आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, वेट कंट्रोल करना होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं। उससे एडवांस चला जाता है तो कई बार कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सर्जरी बिल्कुल एंड स्टेज में कही जाती है। सर्जरी हर नी आर्थराइटिस का मतलब सर्जरी नहीं है। इसी डर से कई लोग दिखाते ही नहीं कि हम दिखाएंगे तो डॉक्टर हमें कह देंगे सर्जरी के लिए, और वो उस चक्कर में हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब आपका सवाल कि कौन सी स्टेज में सर्जरी इंडिकेटेड होती है, वो तब जब आपकी डे टू डे एक्टिविटीज, आपकी लाइफस्टाइल की नॉर्मल एक्टिविटीज अफेक्ट होने लग जाएं, उस पर असर पड़ने लग जाए। जैसा कि आप घर के अंदर तो चल लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो आप मान लेते हैं कि इतना चलना बहुत है।
आप घर से बाहर जाना, सैर करना अवॉइड करने लगते हैं। कोई सोशल फंक्शन है उसमें जाना अवॉइड करने लगते हैं। किसी को मार्केट जाना, मॉल जाना, वहां बहुत देर चलना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, आप अवॉइड करते हैं। जब ऐसे ऐसे आप कॉम्प्रोमाइजेस करने लग जाए अपने लाइफस्टाइल के साथ में, यानी कि कुछ दिक्कत है इतनी ज्यादा कि शायद आपको कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी कुछ प्रोसीजर की जरूरत है, या एटलीस्ट एक प्रोफेशनल सलाह की जरूरत है। वो जरूरी नहीं कि वो सर्जरी हो। जब आपका आर्थराइटिस हम डायग्नोज जब करते हैं, एक्सरे कराते हैं, किसी केस में एमआरआई भी कराते हैं, तो हमें जब पता लगता है कि आर्थराइटिस एंड स्टेज आर्थराइटिस यानी कि स्टेज 4, तो स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। जब स्टेज 4 आर्थराइटिस होता है उस स्टेज में सर्जरी इंडिकेटेड होती है, यानी कि नी रिप्लेसमेंट। उससे पहले बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम करके सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में अगर हम कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट की बात करें, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट सिर्फ रोबोट को यूज करने की कॉस्ट है, बाकी कोई सर्जरी का के चार्जेस नहीं उसमें बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है तो क्या हमें उसका कुछ फायदा मिल रहा है, तो उस फायदे का कोई क्वांटिफिकेशन ही नहीं, उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर मैं कहूं कि हम नॉर्मली 20 से 25 साल तक नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स की लाइफ कहते थे, और इसके साथ में अगर ये 5 साल भी बढ़ सकती है, तो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है कि अगर हम रोबोटिक सर्जरी कॉस्ट देखें तो। प्लस उससे इंपॉर्टेंट 30 से 35 साल बाद तो आपको जब पूरा चल जाएगा तो ही पता लगता है ना पेशेंट को, शुरुआत में आपको क्या बेनिफिट है। अगर पेशेंट को इससे पेन कम है, स्वेलिंग कम है, रिकवरी जल्दी हो रही है, तो वो है जो आपको बेसिक बेनिफिट मिलता है। और वो पेशेंट को पहले दिन से पता लगता है, पहले 1.5 महीने की रिकवरी में पता लगता है। तो वो चीज है जो इस सर्जरी को मेरे हिसाब से कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। हर डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत रिप्यूटेड क्लिनिशियंस हैं, और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस हॉस्पिटल में हर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो आज की तारीख में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे मेको रोबोटिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन रोबोटिक्स, एंड ये एक ट्रू जेन्युइन रोबो है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि नेविगेशन सिस्टम्स भी आते हैं कुछ कंपनीज के, कुछ कंपनी के रोबोटिक सिस्टम्स भी आते हैं, बट ये एक ट्रूली सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम है। एंड करीब करीब 5 करोड़ रुपया इसकी कॉस्ट है, जिसको हमने यहाँ पे लगाया गया है इस हॉस्पिटल में, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि पीपल ऑफ दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव वर डिवॉइड ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। तो वो गैप को फोर्टिस हेल्थ केयर ने पूरा किया है इस हॉस्पिटल के साथ, एंड कम्युनिटी का एक विश्वास रहा है हमारे ऊपर। जी, कम्युनिटी का एक सपोर्ट रहा है, कम्युनिटी का एक विश्वास रहा है हमारे ऊपर। एंड एक हॉस्पिटल, जैसे देवेंद्र जी ने भी बताया, हम लोग सारी टीपीए कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट पैनल्स है, वो ECHS हो, CGHS हो, CAPF हो, हम हर कंपनी के पैनल पे भी हैं, ताकि पेशेंट्स जिनके पास ये वो कार्ड या वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ के इम्पैनलमेंट हो उनका, तो वो एक कैशलेस सर्विसेज भी यहाँ अवेल कर पाए। एंड हॉस्पिटल हर तरीके से सक्षम है, केपेबल है टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल केयर। एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे कैसे दिस सर्जरी हैज मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सो मेनी लाइव्स, एंड कैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर हेल्थ केयर को एडवांस कर रहा है इस part। मैंने आपको अभी कुछ हमारे पेशेंट्स को दिखाया, उनमें से जो लेटेस्ट हमारी सर्जरी जिनकी करी प्रेमचंद पावा जी, इनका मैंने दिखाया, उनकी मैं कहूँगा कि सबसे चैलेंजिंग सर्जरी थी। वो सर्जरी विदाउट रोबोट या विद रोबोट दोनों तरह से चैलेंजिंग है, क्योंकि उनकी एक तो एज उनका फैक्टर था, उनकी एज 74 साल थी, काफ़ी सालों से वो चल नहीं पा रहे थे, उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई थी, और उससे सबसे ज़्यादा कि उनकी जो डिफॉर्मिटी थी वो बहुत ही सीवियर डिफॉर्मिटी थी, कि जो हम जो कहते हैं कि वायरस डिफॉर्मिटी, यानी कि बो लेग्स, उनकी करीब करीब 30 डिग्री की बोइंग थी टांगों की। तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा बोन लॉस उनका हो चुका था, घिस घिस के काफ़ी बोन लॉस हो चुकी थी। दूसरा, उनका घुटना सीधा होने से भी करीब 20 से 30 डिग्री कम रह जाता था, तो इसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो इन डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है। रोबोटिक सर्जरी के कारण हमें क्या हेल्प मिली कि हम ये सारी डिफॉर्मिटीज़ पहले ही पूरी तरह क्वान्टिफाई कर पाए। एक CT स्कैन के थ्रू हम एक बोन मॉडल क्रिएट करके हम देख पाए कि कहाँ पे कितनी बोन लॉस है, किस तरह की डिफॉर्मिटी है, पूरी एक फिगर्स में हमें पूरी स्क्रीन पे दिख जाती है कि कितनी डिफॉर्मिटी है जिससे हम सर्जरी शुरू कर रहे हैं। और फाइनली हम सर्जरी ख़त्म करने के बाद किस लेवल ऑफ डिफॉर्मिटी पे आ गए, अब हमने कितना करेक्शन कर लिया, वो भी हमें पूरा स्क्रीन पे दिख जाता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने विजुअली देखना है और मैंने अपने अंदाजे से बताना है कि ये सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो है सामने बिल्कुल प्रूफ के तौर पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है।
सर्जरी करने के टाइम पे हमें क्या मदद मिलती है कि हमें लेस सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करना पड़ता है, यानी कि हमें घुटना सीधा करने के लिए टाइट टिश्यूज़ को कम काटना पड़ता है, क्योंकि हम सारी बैलेंसिंग बोन कट्स के थ्रू करते हैं। इस कारण से पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है, स्वेलिंग कम होती है, और ऑब्वियसली इसके कारण पेन कम होता है। तो पेन कम रहेगा, पेशेंट को कंफर्ट रहेगा, तो उसी कारण से वो अगले दिन से ही चलना शुरू कर सकते हैं। तो यही हम इनके केस में भी देखा हमें ये पूरी सर्जरी एग्जीक्यूट करने और प्लान करने में हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ा, और हमें स्पेशल इम्प्लांट भी यूज़ करने पड़े इसी कारण, क्योंकि उनको बोन वीक थी। बट फाइनली आउटकम बहुत ही अच्छा है। सर, सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में पेशेंट को कितने दिन तक रहना पड़ता है, और आफ्टर एंड बिफोर क्या आप टिप्स, जैसे कहते नहीं कि अच्छा सर्जरी हो गया आप ये मत करिए, ज़्यादा बैठिए नहीं, झुक के मत सामान उठाइए। देखिए, नॉर्मली एक साइड की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम यूजुअली पेशेंट को 3 दिन तक ही हॉस्पिटल में रखते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हम इसको भी, और जैसे जैसे हमारे ये प्रोग्राम और एडवांस होता जाएगा, हम ये स्टे कम करते जाएंगे। हो सकता है हम 2 दिन में भी पेशेंट को घर भेज पाएँ, क्योंकि अर्ली घर भेजना का मतलब है कि पेशेंट कंफर्टेबल है, पहली बात। तो अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो हम जल्दी घर भेज सकते हैं, क्योंकि घर पहुँच पेशेंट अच्छे से ज़्यादा अच्छे रिकवर करते हैं अपने फेमिलियर सराउंडिंग्स में। तो अभी हम करीब एक पेशेंट जिनका एक नी रिप्लेसमेंट हो, उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। जिनका दोनों साइड का नी रिप्लेसमेंट हो, उनको 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। सर्जरी के बाद क्या चीज़ें नहीं करनी है, हमारी तरफ से ऐसे कुछ मना नहीं है, क्योंकि हम पेशेंट को पहले दिन चला रहे हैं, तो हम और इंकरेज करते हैं कि जितना चलना चाहें चलें, घर के अंदर भी चलें पूरा, शुरुआत में वॉकर के साथ, फिर उस 15 दिन बाद एक स्टिक के साथ में, और घर से बाहर भी जाना चाहें तो सैर के लिए जा सकते हैं। बहुत लो चेयर या बहुत लो जो टॉयलेट सीट होती है, उसको हम शुरुआत में कहते हैं अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बैठने उठने में नी की सडन बेंडिंग होती है, जो कि पेनफुल हो सकती है। तो वो भी 4 से 6 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या यह तकनीक हर ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए आसान है, कोई ट्रेनिंग देते हैं आप लोग किसी स्पेशल डॉक्टर्स को? जी, जिन रोबोटिक सर्जरी इंडिया में करीब पिछले 5-6 साल में इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी पिछले 5-6 साल से ही हम इसमें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को इसमें कन्वर्ट करने में इसलिए आसानी हुई, क्योंकि मैं पिछले करीब 10 या 11 साल से कंप्यूटर नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट भी कर रहा था। तो कंप्यूटर नेविगेशन इससे एक स्टेप नीचे है बस, जिसमें हमें जो सारी प्लानिंग है और जो सारे एग्जीक्यूशन है वो उसी तरह से मिलता है, लेकिन एक से रोबोटिक आर्म उसमें नहीं होती है। तो क्योंकि वो मैं पिछले 10-11 साल से कर ही रहा था, तो मेरे को इसमें रोबोटिक सर्जरी में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हुई। हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, तो स्ट्राइकर का, जिनका ये मेको रोबोट है, उनकी तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ही आप ये सर्जरी कर सकते हैं। हमारे कंट्री में बहुत जहाँ भी रोबोट इंस्टॉल होता है, वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बाद ही वो सर्जरी करते हैं। मेको रोबोट को न्यूरो सर्जरी में या कार्डियोलॉजी में भी यूज़ किया जा सकता है? मेको रोबोट के स्पाइन सर्जरी के लिए तो उसके इंडिकेशंस हैं, न्यूरो सर्जरी यानी कि ब्रेन सर्जरी के लिए तो नहीं, उसके लिए अलग रोबोटिक सिस्टम्स आते हैं। मेको रोबोट एक प्योरली ऑर्थोपेडिक रोबोट है, ऑर्थोपेडिक और स्पाइन। तो अभी इसकी जो इंडिकेशंस हैं, अभी फ़िलहाल ऑर्थोपेडिक्स में देखें तो ये नी रिप्लेसमेंट के लिए, हाफ नी रिप्लेसमेंट के लिए और हिप रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। बहुत जल्दी इसके एप्लीकेशन इसी सिस्टम पे ऐड हो जाएंगे, जिसके बाद ये रिवीजन हिप और नी रिप्लेसमेंट, यानी कि जो सर्जरीज कई साल चलने के बाद फेल हो जाती हैं, उनका जब दोबारा करना होता है, उसको भी रोबोटिक तरीके से किया जा सकता है। उसका प्रोग्राम भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें शोल्डर सर्जरीज के लिए भी प्रोग्राम ऐड हो जाएगा, तो वो भी इसमें करी जा सकती हैं। स्पाइन सर्जरी का भी प्रोग्राम इसमें होता है, तो कुछ स्पाइन सर्जरीज भी हैं जो इसके थ्रू की जा सकती हैं। तो अभी रोबोटिक सर्जरी जो है कंप्यूटराइज्ड होता है, तो अगर सर्जरी के दौरान कोई एरर आ गया तो उसके लिए डॉक्टर पहले से कोई मतलब दूसरा प्लान रेडी रहता है डॉक्टर्स का, या फिर उसके लिए रेडी रहते हैं डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मशीन ये उतना ही अच्छा काम करती है जितना सर्जन उसको जितना अच्छा कंट्रोल करे। तो मशीन इज़ कंट्रोल्ड बाय द सर्जन, मशीन इज़ नॉट ऑटोनोमस। ऑटोमेटिक नहीं है कि मैं कहीं बैठा हूँ और मशीन एक ऑपरेट कर रही है, वैसा नहीं है। तो पूरी सर्जरी में हर स्टेप पर हमारा एक जो एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके कंट्रोल में ही सब कुछ है। हमें कुछ भी अगर आउटलायर लगता है कि नॉर्मल से अलग जा रहा है या गलत हो सकता है, तो उस स्टेज में हम उसको डेफिनेटली हम वापस जाके रीचेक करके फिर से करते हैं। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं ऑब्वियसली कि कोई भी मशीन इंड्यूस्ड एरर ना हो। और क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है, तो ऑब्वियसली आपके एरर्स, ह्यूमन एरर्स तो ख़त्म हो ही जाते हैं, बट फिर भी ये मशीन भी एक सर्जन के कंट्रोल में ही है। और डे बाय डे ये आर्थराइटिस या कुछ भी घुटने की प्रॉब्लम्स हो रही है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा लाइफस्टाइल जिम्मेदारी? डेफिनेटली आर्थराइटिस हमारे कंट्री में हमेशा से था। अगर आप भी याद करें
अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या उनके भी पेरेंट्स को, तो कभी ना कभी आपको कम से कम 2-3 तो याद आएंगे अपनी फैमिली में लोग ऐसे जो बहुत एल्डरली थे, जिनके घुटनों में दर्द था पर वो किसी तरह से चला रहे थे, क्योंकि उस टाइम आज से 25-30 साल पहले सर्जरीज इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल था। तो आर्थराइटिस तो हमेशा से था, क्योंकि हमारी ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन की जो नी की एनाटमी है वो इस तरह से है कि उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक एज के बाद, वहीं 50-60 साल के बाद। बट आजकल वो एज आजकल क्यों हो रहा है कि 2 चीज़ें हैं ना, हमारी एनाटमी तो वही रही, हमारी पोजीशन और अलाइनमेंट तो वही रही, लेकिन उसमें अगर हमारा वेट बढ़ गया लोगों का, अगर हमारी एक्टिविटी कम रह रही है, अगर हम उतने फिट एंड एक्टिव नहीं है, अगर आपको हर चीज़ में ये थोड़ी सी दूर जाने के लिए एक कार मिल जाती है, अगर आपका सीढ़ी चढ़ना उतरना भी नहीं है, जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ऑब्वियसली एक्टिविटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा फिट रहते थे, ज़्यादा एक्टिव रहते थे, उनको उसके लिए कुछ कहीं जिम नहीं जाना पड़ता था, उनकी डे टू डे एक्टिविटी ऐसी रहती थी कि उनका वेट नहीं बढ़ता था। तो ये चीज़ें हैं कि सेम एनाटमी के साथ में अब आजकल अगर लोगों का वेट बढ़ रहा है, अगर वो फिजिकली इनएक्टिव हैं, तो इस कारण अर्ली स्टेज में आपको पेन जब होना शुरू होता है तो इसी कारण ऐसी चीज़ों में होता है कि कुर्सी से उठने में दर्द हुआ, फिर आप कुछ स्टेप चले तो ठीक ही हैं, आप चल सकते हैं नॉर्मली, लेकिन सिर्फ कुर्सी से उठने बैठने में दर्द हुआ, या कार में ज़्यादा देर बैठे तो दर्द हो गया, या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर दर्द हुआ, ऐसा नी पेन आपके घुटने के एक स्पेसिफिक पार्ट में डैमेज के कारण होता है, और उस स्पेसिफिक पार्ट को हम ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइजेस से और दवाइयों से। तो हर स्टेज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इस स्टेज में हम डॉक्टर से मिलेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो ऐसी स्टेज पे भी दिखाना और ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। रिप्लेसमेंट के बाद कितने टाइम तक मेडिकेशन करना पड़ता है? मेडिकेशंस हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा लंबी टाइम की नहीं होती हैं। जो पेन मेडिसिन होती हैं किसी को देनी हो तो हम 15 से 20 दिन मैक्सिमम देते हैं, उतना भी अब उसको भी हम कट करके पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, सबके लिए सेम नहीं रहती हैं। बट जो मेजर मेडिसिन है वो पहले 15 से 20 दिन तक के लिए हैं। कुछ स्पेसिफिक और मेडिसिन होती हैं जो आपकी बोन हेल्थ के लिए, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस, ये थोड़े हम लंबे टाइम तक खिलाते हैं, ये करीब 3 महीने तक चलाते हैं। बट इसके अलावा जो मेजर एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई पेन किलर मेडिसिन हो गई, वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं होती है। कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना? हाँ, तो वही बिल्कुल, अगर आप अपना वेट कंट्रोल रखें, अगर आप एक कुछ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपका किसी का सिटिंग जॉब है जिनको 6 से 8 घंटे बैठना रहना पड़ता है, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं रहता कि वो अपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएँ। उनके केस में अगर उनका वेट बढ़ने के कोई कारण है, चाहे वो उनकी डाइट है, चाहे वो उनका अल्कोहल या स्मोकिंग है, चाहे उनके डे टू डे लाइफस्टाइल है जिसमें उनको खाना टाइम पे ना खाना हो, तो ऐसी चीज़ों को तो डेफिनेटली हमें करेक्ट करना होगा। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत अवेयर हो रही है। आजकल हमारे पास पेशेंट 25 साल की उम्र में भी आए थे जिनको लगता है कि घुटनों में थोड़ा दर्द हुआ तो हम अभी से दिखा लें। अवेयर हैं बट वही तो ज़्यादा बीमार रह रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है ना। तो पता सबको है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं, वो हम उसमें आलस कर जाते हैं। तो आज में अगर मैं आपको कहूँ कि ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप दिखाइए, बहुत लोग नहीं दिखाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी होती है घुटने के लिए, 2-4 दिन करने के बाद सब लोग छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपने आप को कोई भी एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो वॉक हो सकती है, रोज़ 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो सकती है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है जो आप चाहे सिर्फ वीकेंड पे ही खेलते हो, अगर आप इतना करते हैं तो आप अपने घुटनों के लिए बेसिकली आप उनको कंफर्टेबल रख रहे हैं, उनको फिट रख रहे हैं। मेरा नाम अभिजीत सिंह है, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। सर, क्या ये कदम मानेसर हेल्थ केयर मैप पर नई पहचान बनाएगी? जी ज़रूर। हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर जो कि ये फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर कोऑपरेट करता है, जो कंपनी फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर इस रीजन का, इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 350 बेड की कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल है। करीब 100 के ऊपर यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे आज हमने स्ट्राइकर मेको रोबोटिक सिस्टम का लॉन्च किया है, फॉर्मल लॉन्च किया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक रोबोट सिस्टम है। तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट दिस स्टेज इन द कंट्री। एनजीओ के साथ भी मिलकर काम कर रहा है? जी, हम लोग काफ़ी एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक हेल्थ अवेयरनेस। तो हम एनजीओज़ के हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू बहुत सारे हेल्थ कैंप्स यहाँ पे लगाते हैं एंड एक मैसेज स्प्रेड करते हैं अबाउट गुड हेल्थ इस कम्युनिटी में। सर,
क्या ये पैन फोर्टिस की लंबी टेक्नोलॉजी विजन का हिस्सा है? जी ज़रूर, ये फोर्टिस बिकॉज जैसा कि हमने बताया एक टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में जो भी वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो वो पॉपुलेशन को अवेलेबल कराई जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है एंड ये हॉस्पिटल में हर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हर एक स्पेशलिटी में जो कि आज की तारीख में किसी भी और हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी। रोबोटिक जो सिस्टम है वो सिर्फ मानेसर में अवेलेबल है या फिर और भी 40 गुड़गांव के कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, फोर्टिस के भी कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, बेंगलोर में अवेलेबल है ये सिस्टम क्योंकि ये सबसे एक एडवांस सिस्टम है। बट इस पूरे रीजन का मानेसर के पूरे रीजन का ये पहला ऐसा सिस्टम है। सर क्या सर्जरी सभी उम्र के मरीजों के लिए मतलब होगी या किसी जी age जी जी divide जी करना नहीं है? सभी के लिए? सबके लिए जो भी जिसके लिए भी सर्जरी इंडिकेटेड है वो डॉक्टर साहब अच्छे से आपको बता पाएंगे। बट जिसको भी सर्जिकल इवैल्यूएशन करके जो भी क्राइटेरिया फिट करता है सर्जरी का उनको ये सर्जिकल प्रोसीजर हम अवेलेबल। लोग के पैन इंडिया में अभी 19 रोबोट हैं जो हम लोग ने लगा रखे हैं पूरे इंडिया में 19 रोबो हैं और टोटल नी रिप्लेसमेंट जो हमारे 11,300 से ज्यादा हो चुके हैं अभी इस साल में, पिछले साल का जो हमारा एनालिसिस है जनवरी तक का, और जिसके अंदर रोबोटिक 4,300 है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, जैसे आप लोग ने वही सर्जरी कराई है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं अपने आप को गिरा समझ रहा था, लेकिन नहीं। डॉक्टर लांबा जी ने मुझे हौसला बढ़ाया, मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने से एक बात कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं चल पाऊंगा या नहीं ये बताओ। हाँ, मेरे गोड्डे सीधे हो जाएंगे? हाँ जी हो जाएंगे। मैं देखो सीधे हो सकते हो गोड्डे तो करो, नहीं तो रहने दो। तो नहीं आप ऐसे चलो जैसे चलो, इससे भी बेहतर चलोगे, बिल्कुल आप ऐसे नहीं रहोगे। अच्छा हाँ, मैं दर्द ज़्यादा तो नहीं होगा? तो नहीं होगा। जो इन्होंने हौसला बढ़ाया उससे भी ज़्यादा इन्होंने करके दिखाया। मैं खुद नसीब हूँ जिनसे ऑपरेशन करवा पाया। आज धरती भगवान का रूप है तो डॉक्टर साहब है। बहुत अच्छा, मैं पूरे स्टाफ को धन्यवाद अदा करता हूँ। स्टाफ बहुत अच्छा है हॉस्पिटल का, हर चीज़ में हमें सुविधा मिली है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। उम्मीद आगे भी हर चीज़ को हर किसी को सुविधा मिलती रहेगी। जो कुछ है पहला अपना हौसला है, आगे से फिर जो गाइड करते हैं उसका हौसला होता है। डॉक्टर साहब ने हमें ऐसा गाइड किया कि मैं ना करे तो अभी ऑपरेशन करवा निकला। बच्चे कहते हैं पापा देख लो मुझे बेटा तो करवाना है। अब किस तो करवाऊंगा जी? डॉक्टर साहब ने मेरी बात कही है, मैं कोशिश करूँगा। पहले इनके घर मिलने गए, सलाह लेने गए, एक्सरे दिखाए। जो इन्होंने बात कही तो मेरे मन को छू गई। कहने देखो ऑपरेशन करना हमारा काम है, बाकी एक्सरसाइज करना आपका काम है। जितनी एक्सरसाइज आप करोगे उतनी कामयाबी आपकी है। बिल्कुल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपने लिए करेंगे, आपके लिए थोड़ा करेंगे। आज वही एक्सरसाइज करा रहा हूँ घर। एक डॉक्टर साहब आते हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए, एक और टेंडेंस रखा हुआ है वो भी एक्सरसाइज करवाता है रात दिन। कोशिश यही है कि जल्दी मैं आपके साथ हर किसी में आऊँ फिर दोबारा। दाई खुशी अपना।